बार आप एग्जाम टूर देख रहे हैं, मेरे साथ नवीन सर हैं। बहुत सारा नोटिस बीपीएससी के द्वारा हमेशा से जारी किया जाता है। एक एक बिंदु को साफ सुथरा किया जाता है ताकि विद्यार्थी समझ सके, कहीं कोई कंफ्यूजन ना रहे। फिर भी हमेशा कंफ्यूजन बरकरार रहता है। आज ही देखिएगा, आज ही पेपर में भी दिया गया था, प्रत्येक दिन दिया जा रहा है कि कहीं 400, कहीं 500, कहीं 450 स्टूडेंट निकल रहे हैं। और वो भी टीआरई 1, 2 अगर देख लिया जाए तो 38 से 40 हजार भी सीट खाली हो जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये डाटा कह रहा है, ये सरकार का डाटा कह रहा है, हाई कोर्ट का आदेश कह रहा है। फिर भी जब आरटीआई लोग लगाते हैं तो उसका अलग जवाब दिया जाता है। सब कुछ जानेंगे नवीन सर से, अभी भी क्या क्या कंफ्यूजन है, क्या वह जो किया जा रहा है वो आरक्षण नियम के विरुद्ध है, क्या हो रहा है। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। यही नोटिस देखिए बीपीएससी के द्वारा जारी किया गया, यहां भी कंफ्यूजन है। हमेशा विद्यार्थी कंफ्यूजन में ही कब तक रहेंगे सर? एक्चुअली में ये बिहार की विडंबना कही जाए कि इतने स्टूडेंट के साथ एक खेला हो रहा है, ये समझिए। पहले हमको लगता है कि इस नोटिस पर ध्यान दिया जाए, थोड़ा सा नोटिस और इसके बाद जो आपने आरटीआई एक लाया है उस आरटीआई पर भी ध्यान दिया जाए, तब इससे आपकी चर्चा क्लियर हो जाएगी कि हम लोग बात क्या करना चाहते हैं। जैसे ये नोटिस आपका देख लीजिए 19/6/2023 का ये नोटिस है। इसमें लिखा हुआ है, अगर मूल चीजों को हम पढ़ेंगे, कि राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक के लिए सीटेट पेपर 1 अथवा बीटेट पेपर 1 उत्तीर्ण हो के संबंध में शिक्षा विभाग के पत्रांक इतना दिनांक इतना के आलोक में स्पष्ट किया जाता है कि सीटेट अभ्यर्थियों के लिए बीटेट 2017 के लिए लागू प्रावधान के अनुसार सामान्य कोटि के अभ्यर्थी को न्यूनतम 60% अंक, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को 55% अंक और SC/ST तथा निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों को 50% अंक के आधार पर उत्तीर्ण माना जाएगा। अब ये नोटिस तो निकाल दिए हैं, इससे ये क्लियर हो गया कि जनरल कैंडिडेट को सीटेट या बीटेट पेपर 1 में 60% मार्क्स चाहिए ही चाहिए, 90 अंक चाहिए, 90 अंक चाहिए। और वहीं पर जनरल की जो महिला है, फिर इसके अलावा BC1 BC2 की जो महिला है या पुरुष है, उसको 55% मार्क्स आना जरूरी है। इसके बाद SC/ST और विकलांग कैटेगरी में 50% मार्क्स आना जरूरी है। अब एक बात आप देखिए, अभी जो परेशानी फील हो रहा है, कहीं पर इसमें क्यों नहीं चर्चा की गई है कि अदर स्टेट के कैंडिडेट के संदर्भ में अगर वो चीज गौण है, अगर आप खुद समझते हैं कि वो जनरल कैटेगरी में आएंगे तो ठीक है, महिला हो या पुरुष हो, अदर स्टेट के अभ्यर्थी उनको 60% मार्क्स लाना जरूरी है, यानी कि 90 मार्क्स लाना जरूरी है। वो जनरल में काउंट ही हो, जनरल में काउंट ही होता है। और ये बातें अगर पहले से स्पष्ट कर दी जाती अदर स्टेट के संदर्भ में, आज जो प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में 300, 400, 500 बच्चे बाहर हो रहे हैं, 90 मार्क्स नहीं रहने के कारण, अदर स्टेट के महिला हो या पुरुष हो, तो इतनी परेशानी नहीं होती, इतने बच्चे परेशान नहीं होते। अब जॉब किसी को लग करके, ज्वाइनिंग आप करके, आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं उसके छोड़ने के बाद कितना आप कठिनाई फील करते होंगे। लेकिन ठीक है, आपने गलत किया है, आपको बाहर होना ही पड़ेगा। लेकिन ये दूसरा क्या है, ये क्या है, ये आप देख लीजिए, एक आरटीआई एक स्टूडेंट के द्वारा मंगाया गया। ये कब का आरटीआई है, तो ये आप देख लीजिए 24/6/2024, मुश्किल से 10 दिन पहले का ये आरटीआई है, 10-12 दिन पहले का। इस आरटीआई में सबको देखना जरूरी है कि क्या लिखी है। प्रेषक प्रशाखा पदाधिकारी सह लोक सूचना पदाधिकारी बीपीएससी पटना, ये हो गया। अब विषय सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत वांछित सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में। अब मूल चीज पर आइए, तो उपयुक्त विषय आपके सूचना के संदर्भ में निर्देशानुसार सूचित करना है कि दिनांक 19/6/2023 के अंतर्गत प्रकाशित आवश्यक सूचना में किसी राज्य विशेष नहीं अपितु सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को 55% अंक के आधार पर सीटेट में उत्तीर्ण माने जाने का वर्णन किया है। अब इसका मतलब आप समझाइए क्या तो जब ये 55% दिया जा रहा है तो यहाँ पर लिख दिया गया है लिखा गया कि राज्य विशेष नहीं, राज्य विशेष किसी राज्य विशेष नहीं, यानी कि सभी राज्य के लिए। क्या किसी भी स्टेट में बाहर की महिलाओं को आरक्षण मिलता है? नहीं, बिल्कुल। तो यहाँ तो आरक्षण में वो महिला आ गई, बिल्कुल। जब अगर सर मान लीजिए वो 55% की बात कीजिएगा, वो महिला काउंट हो गई, तो ओबीसी में जा सकती है, SC में जा सकती है, विकलांग में भी जा सकती है, सबका सीट खा सकती है। आरटीआई ही पूरी तरीके से गलत है, ये गलत है। हाँ, निश्चित रूप से गलत वहां से इंफॉर्मेशन दिया गया है। क्योंकि अगर ये बातें होती तो आज जो इतने अभ्यर्थी प्रत्येक जिला से बाहर हो रहे हैं अदर स्टेट वाले, वो नहीं होते निश्चित रूप से।
सवाल ये उठता है, पटना हाई कोर्ट का आदेश भी है सर जी कि उसमें 60% से जितने भी अभ्यर्थी कम है उनकी जांच की जाए और बाहर किया जाए। जांच किया भी जा रहा है, बाहर हो भी रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग बाहर हो रहे हैं। ये विद्यार्थी आरोप लगा रहे हैं कि ये खेला चल रहा है, बहुत सारे लोगों को मैनेज किया जा रहा है, लेकिन कब तक चलेगा? जाति आय आवास का ना ही जांच हो रहा है। अभी देख लीजिए, जो विद्यार्थी डिप्लोमा का जांच कर लिया जाए, बीएड डीएलएड सबका जांच कर लिया जाए तो लगभग 50% सीट खाली हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि अभी जैसे आप इतनी सारी बात बताए, सिर्फ 60% अंक वाले बाहर नहीं हो रहे हैं, इसके अलावा अगर डिग्री की जांच की जाए, अगर आवासीय की जांच की जाए, बहुत सारे बाहर के अभ्यर्थी यहाँ का आवासीय बनाए हुए हैं और डे बाय डे में पकड़ में आ रहा है, इसकी सूचना भी लगातार मिल रही है। इसके अलावा सर्टिफिकेट, बीएड का सर्टिफिकेट है, डीएलएड का सर्टिफिकेट है, फर्जी सर्टिफिकेट है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम है, इतने सारे वजह हैं जिसके कारण आप पहले तो वेरिफिकेशन नहीं किए, बाद में वेरिफिकेशन करवा रहे हैं। हर डिस्ट्रिक्ट से मिनिमम 700-800 बच्चे इस दायरे में आ रहे हैं। सवाल ये उठता है, 38 जिला है बिहार में, अगर 700-600 ही आप एवरेज रखिए तो कम से कम 15,000 प्लस हो गया। ये आपका टीआरई 1 की बातें, केवल 1 का टीआरई 1 की बातें हैं। यही चीज टीआरई 2 में होना है और आगे चल करके टीआरई 3 में भी देखने को मिलेगा। सवाल है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट क्यों नहीं? आखिर इतने जो सीट वैकेंट हो रहे हैं, वैकेंट जो बताया जा रहा है, आप रोज नोटिस देख रहे हैं, आखिर इस सीट पर किसका अधिकार होना चाहिए? इस नोटिस को आप देखिए ना, आप ही देखिए ये नोटिस, ये बिल्कुल, ये आप देख लीजिए, मधेपुरा का है, आगे और बढ़ाइए, ये देखिए कितने सारे कैंडिडेट, 350 लोग, 350 लोग खाली मधेपुरा में है जो कि बाहर हो रहे हैं। और लगभग 38 जिला में अगर 500 का ही एवरेज मान लीजिए, ये तो एक फिक्स कारण से ऐसा दिखाया गया है, लेकिन 500 ही मान लीजिए, 19,000 सीट तो ऐसे ही हो जा रहा है, 19,000 वैकेंसी। तो सवाल ये उठता है कि इस 19,000 या 15,000 वैकेंसी पर उसी वैकेंसी में जो बच्चे फॉर्म भरे थे उसका 100% अधिकार होना चाहिए था, ना कि अगली वैकेंसी में सीट को ऐड किया जाना चाहिए। कोई इसके लिए आवाज नहीं उठा रहे हैं। 1-2 आदमी को छोड़ दिया जाए, जैसे आप हो गए, रहमान सर, बहुत सारे लोग हैं जो आवाज उठाते हैं। हम डेली प्रतिदिन इसको चला रहे हैं, बहुत जगह से हमको आरोप भी लगता है, बहुत सारे लोग डराते भी हैं कि ये क्या कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए, ये 347 जो बच्चे हैं, किसी ना किसी का सीट तो खाएंगे, ये तो भर लिए, वहां जो एक अंक से नहीं, ये सिर्फ जनरल कैटेगरी की बातें नहीं है, हर कैटेगरी में इस तरह की बातें हो रही है। प्रभावित कौन? सिर्फ जनरल कैटेगरी में एक डिस्ट्रिक्ट से इतने बच्चे बाहर हो जाएंगे? नहीं, इतना तो संख्या नहीं होगा, वहां नहीं होगा संख्या। तो ये केवल टीआरई देखिए 1 का है खेला। बिल्कुल बिल्कुल। तो सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार क्या कर रही है? सरकार को कोई आईना नहीं दिखा पा रही है, या बच्चे अपना तैयारी करेंगे कि वो कोर्ट में केस लड़ने के लिए जाएंगे? और जो भी इस तरह का छात्र नेतृत्व देने वाले बहुत सारे छात्र नेता हैं, या बहुत सारे उस तरह के हैं कि जो कि छात्रों के हित में आवाज उठाते रहे हैं, तो मेरे ख्याल से एक मजबूती के साथ, चाहे वो कोर्ट के माध्यम से हो या अन्य माध्यम से हो, धरना प्रदर्शन के माध्यम से हो, लेकिन सरकार का ध्यान कैसे आकृष्ट हो, ये बड़ा सा प्रश्न है। क्योंकि इसमें हजारों की बात नहीं है, हजारों हजार बच्चों के पूरा जिंदगी बर्बाद होने की कहानी इसमें छिपी हुई है। सर, पटना हाई कोर्ट ने एक ये भी नोटिस में कहा था कि आखिरकार जो आनन फानन में आप एग्जाम करा रहे हैं, जो सीट खाली हो जा रहा है, जो सीट बच जा रहा है, जैसे पहला वैकेंसी 1,70,000, 1,22,000, तीसरा वैकेंसी 87,000 के आसपास है, 1,70,000 भरा नहीं, 1,22,000 भरा नहीं, वो सीट आखिर हो क्या रहा है? केवल ऐड करने का ये प्रक्रिया चल रहा है। अभी आप औरंगाबाद वाला नोटिस दिखा रहे थे हमको, देखिए यहाँ पे नोटिस है, इसमें थोड़ा सा देखिए क्या क्या गड़बड़िया है। क्या वो लोग नहीं निकले इसमें से? वो लोग 60% वाले महिला भी निकले हैं, पुरुष भी सब निकले हैं। लेकिन 83 अंक, 89 अंक, 87 अंक, एक लंबी सी लिस्ट है, लंबी फेहरिस्त है, और हर डिस्ट्रिक्ट की यही कहानी है। तो ये नोटिस एक क्यों ना क्लियर दिया जाता है, एक बार क्यों नहीं जांच हो जाता है? सब विद्यार्थी ये पूछ रहे हैं। सवाल बहुत सारे हैं। आप देखें कि जब माननीय पूर्व चेयरमैन जब हटे, क्योंकि जब तक थे इतना स्ट्रिक्ट किए हुए थे कि कोई अपने प्रश्नों को रख नहीं सकते थे, डायरेक्ट धमकी मिलता था कि क्यों नहीं आप पर कानूनी कार्रवाई की जाए। जब उससे थोड़ा सा राहत मिला, जब बच्चे अब जाकर आरटीआई लगा रहे हैं, तो बहुत सारी बातें क्लियर भी हो रही है। अदर स्टेट को महिलाओं को आरक्षण का लाभ कैसे दे दिया गया, अदर स्टेट के विकलांग कैटेगरी को जो कि आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार के बच्चों को मिलना चाहिए था, वो कैसे मिल गया, और अभी बाहर भी हो रहे हैं। मतलब अदर स्टेट को लाभ पहुंचाने की नहीं है, अभी अदर स्टेट वाले भी जो बच्चे परेशान हो रहे हैं सरकार की इन नीतियों के कारण, उसका खामियाजा आखिर कौन भुगत रहा है? सर, अगर वो बाहर हो जा रहे हैं, जरा सोचिए, वो बाहर हो जा रहे हैं, मान लेते हैं
बाहर निकल जाएंगे, ये भी सही है। लेकिन जो व्यक्ति का एज समाप्त हो गया TRE 1 के बाद, TRE 2 में तो मिला नहीं, उसका क्या होगा? उसके जिम्मेवार कौन? वो 2 लाख 4 लाख खर्च करके अपना DLED किया, BEd किया, बाहर पढ़ा, उसका एज समाप्त हुआ, उसके लिए कौन होगा? मामले बहुत सारे हैं, ये तो आपको दिख रहा है। अटेम्प्ट वाली बात ले लीजिए, 3 अटेम्प्ट क्यों? बड़ा सा सवाल है, अभी तक सरकार क्लियर नहीं की है इस बात को, जबकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं कि तीसरा बार उनका एग्जाम होना है। अब उस तनाव में है कि अगर इस बार हमारा फाइनल नहीं हो पाएगा तो क्या हमारा बिहार से करियर समाप्त हो जाएगी? जब आप BEd करवा रहे हैं, DLED करवा रहे हैं, फिर स्टेट पास करवा रहे हैं, सीटेट पास करवा रहे हैं, तब जाकर आप उसके बाद इंट्रेंस आप ले रहे हैं, तो फिर अटेम्प्ट वाली बात क्यों? सर ये देखिए, यूपी से अब DLED विद्यार्थी कर सकेंगे, पहले नहीं कर पाते थे, तो वहां का आवासीय अनिवार्य था। देश भर में के लिए छात्र कहीं से करेंगे सर, आवासीय वहां DLED करने के लिए अनिवार्य था, जबकि यहाँ आवासीय शिक्षक बनने के लिए नहीं अनिवार्य। ये बच्चे मेरे से लगातार प्रश्न पूछते हैं, आपसे पूछते हैं, सभी शिक्षक से पूछते हैं, सर अब हटा है, अब DLED वहां। ये कई सारे स्टेट का ये कंडीशन है, लेकिन अब थोड़ा सा राहत वाली बात ये है कि उत्तर प्रदेश से भी बिहार के बच्चे हों, झारखंड के बच्चे हों, अदर स्टेट के बच्चे हों, वहां से DLED का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि टीचर भी बन सकते हैं। सबसे, हाँ बिल्कुल, और सबसे ज्यादा BEd कॉलेज या DLED कॉलेज यूपी में ही था। आप देख लीजिए ना कि कितनी 2,33,350 सीटों पर 3,36,187 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, इसमें से मात्र 1,63,250 अभ्यर्थी ने ही प्रवेश लिया, बाकी वहां सीट वैकेंट रह गई। आखिर सरकार को वहां मजबूरन सोचना पड़ा कि इस सीट को हमको भरने के लिए, चूंकि अधिक रेवेन्यू का भी तो जरूरत है, अदर स्टेट से बच्चों को बुलाना है, वही बातें हुई। मतलब वहां भी अब अगर शिक्षक भर्ती होता है तो बिहार के विद्यार्थी भर सकते हैं, साफ यहाँ पे लिख दिया। नहीं, ये तो बिल्कुल राहत वाली बात है अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए। सर क्या डिमांड आप रखिएगा? अभी भी BPSC में वही चल रहा है, शिक्षा विभाग में वही चल रहा है, क्या एक बार बुला के जांच करके जो सीट खाली होता है उसका पूरक दे देते, या जिनका जो तरीका है उसको भर लेते, उसी वैकेंसी से भर लिया जाता? बहुत विद्यार्थी परेशान है। नहीं, अब इसमें आप BPSC की गलती माने या शिक्षा विभाग की? हमको लगता है कि पूरी तरीके से इसमें रोल शिक्षा विभाग का ही है, क्योंकि BPSC को जैसा पूर्व चेयरमैन भी कहते थे, जैसा हमको गाइडलाइन मिलता है उसी हिसाब से हम काम करते हैं, निर्णय अंतिम रूप से शिक्षा विभाग का ही होता है। तो शिक्षा विभाग क्यों नहीं इन छोटी छोटी चीजों को क्लियर करती है? क्या वो जानबूझ करके उलझा के रखने का प्रयास करती है, या इसके पीछे राजनीति हो रही है? क्या होगा सर? TRE 4 बताया जा रहा है समय से होगा, ये चल क्या रहा है? अभी TRE 1, TRE 2, TRE 3 सब एक तरीका से देखिए तो लटका हुआ है। TRE 1 भी चले जाए, निकल रहे हैं तो लटका ही हुआ है, TRE 2 में भी निकलेंगे, लटके हुए हैं, TRE 3 का सब कुछ लटका हुआ है, चल क्या रहा है? बात वो नहीं है, बात है कि मान लीजिए कि आप एक साल में चौथी बार वैकेंसी देने का प्रयास कर रहे हैं, हो सकता है कि 5वीं बार भी आप वैकेंसी दे दें, और उसके पहले 7 साल तक कोई वैकेंसी नहीं। और वर्तमान में अभी जो छात्र BEd या DLED कर रहे हैं, उनको अब ये चीज पूरी तरीके से दिमाग में बैठ गया है कि ये वाला जो गोल्डन फेज अगर निकला तो आगे हम लोग का 5 साल तक कोई उपाय नहीं है। बात भी सही है, आपने तो पूरी वैकेंसी ही खाली कर दी, एक बार में पूरी तरीके से भर रहे हैं आप, इसके बाद फिर अगले बच्चों का भविष्य को तो आप पूरी तरीके से गड्ढे में आप डाल दिए हैं। सर यदि कोई सरकार के अधिकारी देख रहे हैं या नेता देख रहे हैं, उन लोगों से आपका क्या क्या डिमांड रहेगा? केवल एक एक लाइन में क्या क्या मांग रहेगा, क्या क्या होना चाहिए शिक्षक भर्ती में? नहीं, सबसे बड़ी मांग तो ये होगी कि जिस कारण से अभी मैक्सिमम छात्रों को इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उस पर आपको गौर करने की जरूरत है। आप जब फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो वेरिफिकेशन स्ट्रिक्टली आप पहले करा लें, ना कि बाद में आप कराएं। और जो भी डॉक्यूमेंटेशन वाला मामला है, जो भी योग्यता से संबंधित मामला है या दक्षता से संबंधित मामला है, इसको पूरी तरीके से आप क्लियर करें कि बिहार स्टेट वालों के लिए क्या, अदर स्टेट वालों के लिए क्या। यहाँ तो हर जगह मामला उलझा हुआ है कि आप पिता के नाम से बनाइए, उसमें भी कंफ्यूजन भरा हुआ है। अभी भी अदर स्टेट की जो महिला अभ्यर्थी है आपको भी लगातार कॉल करते होंगे कि सर हम पति के यहाँ से बनाएं या पिता के यहाँ से बनाएं, हमारी शादी बिहार में हुई है, अब हम क्या करें, वगैरह वगैरह 100 सवाल है। तो हर जगह सवाल उलझा हुआ है, इसकी एक लंबी सूची है, और हमको लगता है कि सरकार के जो अधिकारी हैं या इसके लिए जो जिनको अधिकृत किया गया है, उनको इसकी लंबी लिस्ट तैयार करनी चाहिए, और नहीं तो सजेशन लेना चाहिए
आम स्टूडेंट से या आम छात्र से जो भी इसमें फॉर्म डालते हैं, जहां जहां कठिनाई छात्रों को होती है, और उस सजेशन के अकॉर्डिंग आगे चल करके उसको सॉर्ट आउट करने का प्रयास करना चाहिए। आप लोग जो कंफ्यूजन में चल रहे थे आरटीआई को लेकर सर से, वो भी पूछे, सर बोल रहे हैं वो सरासर गलत है। सब कुछ कंफ्यूजन दूर करने का मैं प्रयास किया। यदि इसके बावजूद भी कोई प्रकार का कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। इसमें बहुत सारा बात अगर छूट भी गया होगा तो भी आप क्वेरीज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कैसा लगा ये डिस्कशन आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके। सर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।